आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे बेटा आपका यहाँ पे। जो नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी पहली प्रॉपर्टी अपन ने बात कर ली रेडियाई और टाइप्स ऑफ रेडियाई और फैक्टर अफेक्टिंग रेडियाई जो थी। सेकंड जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी की जगह, इसकी जगह अपन यहाँ पे एनर्जी भी लिख सकते हैं, इसका नाम। कई जगह पे एंथैल्पी का मतलब हीट होता है, ठीक है। या आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इसका नाम हम लिख सकते हैं। इसका मतलब सभी का मीनिंग एक ही है, कहने का अर्थ ये है। होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली होता क्या है। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाएं या इलेक्ट्रॉन का गेन करें, ठीक है, ये दोनों ही प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ये हमेशा आइसोलेटेड गैसीय स्टेट में होते हैं, आइसोलेटेड गैसीय स्टेट में होंगे। मतलब एटम को आपको गैसीय स्टेट के अंदर लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि गैसीय स्टेट में हमें पता है कि जो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। अगर वीक होंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हम पर्टिकुलर एटम के ऊपर, कोई भी पर्टिकुलर एटम है तो उसके ऊपर जो भी हमें एक्सपेरिमेंट करना है वो आराम से हम क्या है कर सकते हैं। तो उसको इलेक्ट्रॉन देना है या लेना है वो इजीली कर सकते हैं। आइसोलेट का मतलब उसका मतलब अलग, जो आपका है गैसियस एटम अलग, जो कब होगा आपका एटम जो वो गैसियस स्टेट में होगा। तो इलेक्ट्रॉन लेना या इलेक्ट्रॉन देना जो है वो दोनों प्रोसेस आपके किस में होते हैं, आइसोलेटेड गैसी स्टेट में होंगे। सबसे पहले आपको बात ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये छोटी सी चीज आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछ की जाती है। तो इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन का गेन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस, ठीक है। तो सीधा सा नाम भी दिख रहा है कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन गेन है तो इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस होगा। और आयनाइजेशन प्रोसेस के दौरान जो हीट निकलती है, जो एनर्जी निकलती है, इमिट होती है, उस हीट को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन यहाँ पे एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हीट जो है निकलती नहीं, हीट आपकी यूज होती है, एनर्जी यूज होती है, ठीक है। यहाँ पे हीट क्या होती है, यूज में काम आती है। जबकि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में हीट जो होती है वो आपकी निकलती है, इमिट होती है। तो इस हीट का यहाँ पे जो नाम होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, ठीक है। ये एक दोनों प्रोसेस के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा एक ब्रीफली आइडिया दे दिया कि हाँ ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो आपके क्या क्या होंगे। इलेक्ट्रॉन लॉस जो प्रोसेस होगा उसको आयनाइजेशन प्रोसेस बोलेंगे। उस दौरान जो हीट यूज की जाएगी, जो एनर्जी यूज की जाएगी, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन जो है, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस बोलेंगे यहाँ पे। और उस दौरान जो हीट निकलेगी वहां पे इमिट होगी आपकी, तो उस हीट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे, ठीक है। तो एक बात यहां से आपको ये देखने को मिल गई कि आयनाइजेशन प्रोसेस में हीट का यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस में हीट जो होती है वो आपकी क्या होती है, इमिट होती है, मतलब वहां पे निकलती है। अब मैं यहाँ पे जैसे एक, यहाँ पे कोई मेटल है और इस मेटल में यहाँ पे मैं इसके ऊपर चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और एक आपके पास ये मेटल है जो कि यहाँ पे कोई एलिमेंट है आपका, और ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये अगर मैं इसको केस फर्स्ट मान लूँ और ये केस सेकंड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है। अगर निकल रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, आयनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं।
और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में लिख दिया जाएगा एरो के, वो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका है। ठीक है, मतलब एक थोड़ा सा आपको पता भी होना चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। अगर एरो के राइट हैंड साइड में लिख दिया जाता है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। एरो के अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो इतनी बात समझ में आई तो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, बताओ। चलिए, तो आगे बात करते हैं बेटा। यहाँ पे जो देखिए, जो आयनाइजेशन प्रोसेस होता है आपका, आयनाइजेशन जो एंथैल्पी है, उसमें मैंने बात की कि आयनाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें आपकी क्या हो रही है, हीट यूज हो रही है। हीट यूज हो रही है तो इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है ना। और जबकि दूसरा प्रोसेस कौन सा था आपका, इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस। इसमें आपका क्या रहा बेटा, हीट इमिट हो रही थी, निकल रही थी, और निकलती है जिसमें हीट, तो वो प्रोसेस आपका कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं आपकी आयनाइजेशन प्रोसेस से रिलेटेड और इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस से रिलेटेड। देखिए, जो आपका ये एटम है और ये आपकी क्या है, सेल है। ठीक है, इसमें ये आपका इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है आपका। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मैंने क्या दी, एनर्जी दी, और ये इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल गया। ठीक है, और ये एक तरीके से आपका मेटल है, और इस मेटल को मैंने क्या दी, एनर्जी दी। ठीक, और यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, M प्लस में चेंज हो गया आपका। ये जो प्रोसेस है, होल प्रोसेस जो है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन प्रोसेस। और ये जो एनर्जी यूज हुई है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखूं आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो क्या होगी कि आयनाइजेशन के दौरान जो एनर्जी यूज हो रही है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove outermost electron from an isolated gaseous atom and forming a gaseous cation, क्योंकि कैटाइन भी बनेगा आपका, known as ionization enthalpy। उसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे बेटा। ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि चाहिए अपने को किसको निकालने के लिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और कहां से निकालने के लिए, जो आइसोलेटेड गैसीय एटम है, जो कि मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन जो होता है वो आपका गैसीय एटम में होता है। और इस दौरान आपका क्या बनेगा कि यहाँ पे गैसीय कैटायन बनेगा। ये जो आपका M प्लस है वो आपका क्या है, कैटायन ही तो है, जो कि आपका गैसीय में ही है अभी भी।
गैसियस नेचर है क्योंकि अपन ने जो मेटल लिया था वो कैसा गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम है। ये जो एम एटम आपका वो कैसा बेटा आइसोलेटेड आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड जैसे लॉकडाउन में हम नहीं सुनते न्यूज में कि इस पेशेंट को कोरोना हो गया और इसको हम क्वारंटीन में क्वारंटीन मतलब सेपरेट कोई रूम बना दिया उसका या आइसोलेशन में रख दिया। आइसोलेशन मतलब उसको अलग रख दिया। आइसोलेटेड मतलब अलग जो गैसियस एटम होता है उसको बोलते हैं आइसोलेटेड। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आएगी? बोलो बेटा। ठीक। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे डेल्टा, ठीक है, और यहाँ पे एच आई, आई मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी। इससे हम क्या करते हैं इसको डिनोट करते हैं या फिर इसको हम डेल्टा आयनाइजेशन एनर्जी इससे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ज्यादातर आपको ये इस टर्म में ही आपको मिलेगी। ठीक है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन अगर अपने को करना है तो ये आपका मेटल है कोई, ये आपका जो गैसियस है, और यहाँ पे हम क्या देंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी देंगे जो एनर्जी है आपकी, और यहाँ पे आपका क्या बनेगा एम प्लस कैटाइन बनेगा जो कि गैसियस में होगा और इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा। ठीक है, अगर बात करें यूनिट की, यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है, प्रोसेस है आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका क्या है, इसकी जो यूनिट होती है वो आपकी है, जैसे जूल है, किलो जूल है, तो किलो जूल पर मोल या जूल पर मोल है। इसी तरह से आपकी किलो कैलोरी है पर मोल। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है पर मोल हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इसकी। ये इसकी यूनिट होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी की। चलिए अब बात करते हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कितने टाइप की होती है। तो हेडिंग लिखना टाइप्स ऑफ आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो जनरली हम क्या बात करते हैं यहाँ पे तीन टाइप की है। तो एक होता है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और फिर आपका है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ है ना, जिसमें एक बार आपको बता देता हूँ कैसे क्या है। जैसे ये मेटल आपका, इस मेटल को हम क्या दे रहे हैं गैसीय स्टेट में, और इसको हमने हीट दी, पहली हीट जो है एनर्जी जो है वो आपकी कौन सी डेल्टा एच आई है, और ये पहली हीट आपकी मतलब फर्स्ट पहली बार एनर्जी दी अपन ने, और इसको चेंज किसमें करा था मेटल आयन में चेंज किया था, और इलेक्ट्रॉन आपका लॉस हुआ था। तो ये जो आपकी आपका यहाँ पे जो मोनो चार्ज कैटाइन जो बनाया है, यहाँ पे आपका क्या है मोनो चार्ज कैटाइन जो है, इस दौरान जो बनाया है आपने यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो हीट यूज हो रही है उसको क्या बोल रहे हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल रहे हैं। अगर इसी पे हम दोबारा डेल्टा एच डाल दें आई, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी, क्योंकि सेकंड टाइम हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो सेकंड टाइम जो है वो कहाँ पे यूज करेंगे, वो मोनो चार्ज कैटाइन से करेंगे।
ठीक है, तो मोनो चार्ज कैटाइन से करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, डबल चार्ज आ जाएगा ऑब्वियसली। तो ये आपका डबल चार्ज हो गया जो कि गैसियस में है, अभी एक और इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। अगर इसमें फिर दोबारा फर्दर आप एनर्जी दोगे, ठीक है, दोबारा फर्दर इसको दोगे तो यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, डाई चार्ज कैटाइन हो गया, डाई चार्ज कैटाइन हो गया। उसको जैसे ही आप क्या करोगे, एनर्जी दोगे, तो एनर्जी देते ही यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका क्या होगा, M3+ कैटाइन में होगा और एक इलेक्ट्रॉन आपका लॉस होगा। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब पहली बार आयनाइजेशन एंथैल्पी देते हैं, तो पहली बार आयनाइजेशन एंथैल्पी दी तो ये हो गया आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब उसके बाद ये क्या बन गया था, मोनो चार्ज कैटाइन बन गया। मोनो चार्ज कैटाइन को दोबारा अगर आप आयनाइजेशन एंथैल्पी देते हो तो उस एंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये क्या बना दिया इसने, डाई चार्ज कैटाइन बना दिया। अब दोबारा अगर आप इसको हीट दोगे, वो जो एंथैल्पी है उस एंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं, थर्ड, क्योंकि तीसरी टाइम आप दे रहे हो इसको, तो इसको बोलते हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और यहाँ पे आपका ये क्या बन जाएगा, ट्राई चार्ज कैटाइन बन जाएगा। जर्नली आपका यहाँ तक ही होता है, ट्राई चार्ज कैटाइन तक आपके पास डाटा होता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो आपका तीन टाइप की है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ है ना। अगर डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे बेटा, देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये आपका किससे निकल रहा है, आइसोलेटेड गैसियस एटम से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो द एनर्जी required to remove electron from isolated gaseous atom known as first ionization enthalpy। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट भी डेल्टा एच आई, और ये आपका फर्स्ट होगा। ठीक है, रिप्रेजेंट क्या हो गया, एम गैस डेल्टा एच आई फर्स्ट, और यहाँ पे आपका क्या बन गया, एम पॉजिटिव मोनो चार्ज कैटाइन बन गया और एक इलेक्ट्रॉन आपका लॉस हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हम दे रहे हैं उसके दौरान आपका क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे जो न्यूट्रल गैसियस एटम है, क्योंकि न्यूट्रल ही था आपका, ये आपका शुरू में क्या था बेटा, न्यूट्रल ही है। न्यूट्रल से हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे मोनो चार्ज कैटाइन ही तो बनाएंगे। हाँ है ना। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, इन दिस केस आप ये बात लिख देना, इन दिस केस न्यूट्रल gaseous atom is converted into monocharge cation। ठीक है, मोनोचार्ज कैटाइन में हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। बात समझ में आएगी सभी को। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, बोलो, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम पॉजिटिव गैसियस जो पहले से है उसको सेकंड बार आयनाइजेशन एंथैल्पी देंगे, और यहाँ पे एम आपका 2 पॉजिटिव, मतलब डाई चार्ज कैटाइन बनाएंगे इसको,
ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, डेफिनेशन सेम रहेगी यहाँ पे, जो डेफिनेशन यहाँ पे थी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, फ्रॉम के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोनो चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, मोनो चार्ज आइसोलेटेड गैसियस एटम, क्योंकि ये भी गैसियस है और यहाँ पे जो डाई चार्ज बना वो भी आपका क्या है, गैसियस ही है। तो डेफिनेशन क्या होगी, द एनर्जी required to remove electron from monocharged monocharged isolated gaseous cation known as second ionization enthalpy। आया ना। ऑब्वियसली इस केस में हम क्या करेंगे, इन दिस केस वी कन्वर्ट मोनोचार्ज कैटाइन इनटू डाई चार्ज कैटाइन। इसके अंदर चेंज कर दें, ये कैटाइन है बेटा, ठीक है, कैटाइन लिखो इसको। रिप्रेजेंट कैसे करोगे, डेल्टा एच आई सेकेंड, थर्ड की डेफिनेशन बना दोगे मेरे हिसाब से आप। थर्ड में क्या आ जाएगा बेटा कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्रॉम मोनो चार्ज की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाई चार्ज आइसोलेटेड गैसियस कैटाइन। ठीक है, मोनो की जगह क्या हो जाएगा आपका, डाई चार्ज हो जाएगा। तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में होगा क्या, ये जो आपका 2 प्लस कैटाइन है, गैसियस कैटाइन है, उसको हम डेल्टा एच थर्ड देंगे, ठीक है, जो कि आपका ट्राई कैटाइन बनाएगा। ठीक है, डेफिनेशन आप बना देना। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम यहाँ पे, डेल्टा एच आई थर्ड, ठीक है, टेट्रा कैटाइन में चेंज में कर देंगे अपन। ठीक है, ट्राई में चेंज कर देंगे, इसमें चेंज किस में करेंगे, डाई जो चार्ज कैटाइन है उसको किस में चेंज कर देंगे, ट्राई है आपका, तो ट्राई चार्ज कैटाइन के अंदर चेंज कर देंगे, क्योंकि 3 चार्ज आपका है ट्राई। ठीक है, डेफिनेशन लिख दो फटाफट एक बार। देखिए इन एनर्जी का रिलेशनशिप क्या है, देखिए जो आपकी, आप खुद देखिए यहाँ पे एक एल्यूमिनियम है, ये न्यूट्रल है, अभी गैसीय स्टेट में है, इसको मैंने क्या किया, एनर्जी दी पहली डेल्टा, यहाँ पे एच आई फर्स्ट एनर्जी दी, ये आपका किस में चेंज हो गया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस में चेंज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एल्यूमिनियम जो प्लस था, ये आपका जो गैसियस है, उसको मैंने सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दी और ये एल्यूमिनियम सेकेंड में चेंज हो गया। और फिर मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम सेकेंड है, उसको मैंने थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी दी और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं
क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरे को किसका निकालना है, यहाँ पे इसका निकालना है, और इस स्पीसीज में इसका निकलेगा। इन्हीं का तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं अपन, निकलवा रहे हैं। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करूं, जो हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी, तो कैसे निकालते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अपॉन में इलेक्ट्रॉन, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें कितने होते हैं प्रोटॉन, 13, इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 13। तो इसमें क्या हो गया, 1 हो गया। एल्यूमिनियम प्लस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, यहाँ पे क्या होगा आपका, ये 13 अपॉन में 12, तो यहाँ पे क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे आपका ये आएगा 1.1 के आसपास। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर यहाँ पे निकालोगे तो आपका 13 और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो 13 में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, तो कितने बच गए, 11। तो 1 पॉइंट, और यहाँ पे आपके कितने बचेंगे, 2। तो 2 बचेंगे, तो आपके आसपास यहाँ पे 1 पॉइंट, मतलब 1.1 से क्या आएगा, ज्यादा ही आएगा। सीधी सी बात है, नीचे वाली क्वांटिटी अगर कम होती जा रही है, पहले आपका कितना था नीचे 13, यहाँ पे कितना था 12, यहाँ पे क्या आपका 11, तो ये जो क्वांटिटी आगे वाली वो क्या होगी, आपकी बढ़ती चली जाएगी। नीचे वाली क्वांटिटी अगर छोटी होगी आपकी, तो आगे वाली जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बड़ी आएगी। और मैंने आपको क्या बताया बेटा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो जितना ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो न्यूक्लियर फोर्स जितना ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है आपका, न्यूक्लियर फोर्स मैंने आपको बताया कि वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करता है, फोर्स लगाता है। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स जितना ज्यादा होगा, तो यहां से हम ये भी तो कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जितना ज्यादा होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगी, अब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। भाई सीधी सी बात है, ये एक लड़का है, ठीक है, और ये मैंने क्या कर रखा है, रस्सी से बांध रखा है इसको। ठीक है, ये आपकी रस्सी है। ठीक है, अगर मेरे को इसको लेके जाना है, तो इसको मैं क्या करूंगा, मेरे को फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। फोर्स क्या है, हाई लगाना पड़ेगा। यस या नो। एक ऐसा केस है कि इसको मैंने कोई रस्सी नहीं बांध रखी, सिंपल है। तो इसके केस में मेरे को अगर ये लेके जाना है, तो इसमें फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियर फोर्स बढ़ गया, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा लग गया। ये रस्सी की तरह एक तरीके से, तो रस्सी की तरह है, तो हमें अब एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर एनर्जी ज्यादा देंगे, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब डेल्टा एच जो आपका आई थर्ड है, वो आपका ज्यादा होगा। फिर डेल्टा एच आई आपका सेकंड होगा, और फिर आपका डेल्टा एच आई क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो यही आपका क्या होगा, यहाँ पे रिलेशनशिप होगा। हाँ या ना। तो थर्ड की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, 1.3 है। जबकि आपका यहाँ पे सेकंड में कितना है, 1.1 है। और जबकि एल्यूमिनियम में फर्स्ट में कितना, 1 है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण आपका क्या होगा बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स बढ़ा, और न्यूक्लियर फोर्स बढ़ने से आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ी। ठीक है, तो ये आपका रिलेशनशिप था, आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में। और ये थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट से ज्यादा क्यों है, उसका कारण क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते ही आपका न्यूक्लियर फोर्स बढ़ गया, और न्यूक्लियर फोर्स बढ़ते ही आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी बढ़ चुकी थी। ठीक है, बोलो बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हेडिंग लिखिए फैक्टर। इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है, सबसे पहला फैक्टर अफेक्टिंग है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए,
पहला लिख दीजिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी बात भी कर लिया अपन ने, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ने से आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, ये तो अपन ने अभी बात की है। सेकंड आपका जो है वो क्या है, एटॉमिक साइज, उसके बारे में बात करेंगे अभी। थर्ड जो है वो आपका है पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, ये क्या चीज होती है उसके बारे में बात करेंगे, ऑफ सब सेल इलेक्ट्रॉन। फोर्थ आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो अपन ने कल बात की थी, स्क्रीनिंग इफेक्ट या सील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, और फिफ्थ इसमें देख लेंगे हाफ फील्ड और फुल फील्ड। हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्सेप्ट, ये क्या चीज है वो देखते हैं, क्योंकि हमें पता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, ये चीज अपन ने यूनिफॉर्म के एक्सेप्शन में ही पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी। ठीक है, क्या चीज होती है डिटेलिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे बेटा। पहला फैक्टर इफेक्टिंग तो अभी अपन ने बात की है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, और बचे आपके चार फैक्टर, एटॉमिक साइज, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड है, वो अपन कल करेंगे।